I am Professor Dr. Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, T&K College, Achua, Paliganj, Patna. Today, I want to explain the Bohr's model of atom, which is useful to the students of 9th, 11th and BSc Part 1. Those persons who want to develop our knowledge in the field of chemistry may also see video and like, share. I request you to subscribe my channel Sachidanand Prasad as remuneration of my work, अर्थात मेरे द्वारा जो परिश्रम करके वीडियो बनाया जा रहा है उसके पारिश्रमिक के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हमारी उत्साह में कमी नहीं हो और आपको रेगुलर सही वीडियो प्राप्त होता रहे और आपका रसायन शास्त्र के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता रहे। हाँ, तो हम लोग देखें बोह्र's model of atom. In 1913, Niels Bohr proposed a model of atom. The basic postulates of this model are 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के संबंध में एक विचार दिया जिसे बोर का परमाणु प्रतिरूप बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, जिसकी निम्नलिखित मान्यताएं हैं। फर्स्ट, an atom consists of a small heavy positively charged nucleus in the center surrounded by electrons। कहते हैं क्या कि एटम जो है उसमें एक छोटा परंतु भारी धनात्मक पिंड परमाणु केंद्र में रहता है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। देखिए, an atom consists of a small heavy positively charged nucleus in the center surrounded by electron। एटम के केंद्र में पॉजिटिवली चार्ज हेवी पार्टिकल न्यूक्लियस रहता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पॉइंट नंबर 1 इनका है। दूसरा कहना है क्या, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम revolve around the nucleus only in certain selected circular paths which have a fixed value of energy. These paths are called cells or orbits and denoted by the capital letter K, L, M, N, O, P, Q or by the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। ये पॉइंट कहता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन उस निश्चित वृत्ताकार पथ पर चलाते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। हर एक तरह पथों की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए इनको स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और इन वृत्ताकार पथों को हम लोग के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू आदि अंग्रेजी के अक्षरों से सूचित करते हैं या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि अंकों से सूचित करते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर दिखाया गया है, ये देखिए, ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ न्यूक्लियस है प्लस चार्ज वाला और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वृत्ताकार पथ हैं। इसके अलावा पथ होते हैं कि अब तक ज्ञात तत्वों का विन्यास जो है 7 कक्षाओं में पूर्ण होता है
हम इसमें 7 फिगर दिखलाए हैं। इन कक्षाओं की संख्या को हम लोग नाम से व्यक्त करते हैं, KLMNOPQ। ये जो है कक्षाओं का नामकरण अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा किया गया है। और इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा कितनी है इसमें, तो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 से हम लोग इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। ये बताता है कि सबसे कम ऊर्जा जो है E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का होता है, सबसे अधिक ऊर्जा E7 अर्थात सेकंड कक्षा का होता है। इस प्रकार से ऊपर को बढ़ते जाते हैं, कक्षाओं की नाव से दूरी बढ़ती जाती है, इनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। इनका नामकरण 1, 2, 3 परसेंट और KLMNOPQ से व्यक्त करते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 का है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर सेल रिमेन्स कांस्टेंट। किसी एक सेल में चक्रान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, कौन जो फिक्स्ड होती है नहीं। Therefore, these orbits are also called stationary state और एनर्जी। किसी कक्षा का जब चक्कर लगाता है उसकी निश्चित होती है, तो उस कक्षा को हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल। तो स्टेशनरी स्टेट नाम से देखिए, स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट का। तो ये जो है थर्ड पॉइंट हो, जो बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी कक्षा जाने वाले, किसी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। इसलिए इन कक्षाओं को हम लोग स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ऐसे क्या है, यदि कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेता है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे से बड़ी कक्षा चल जाएगा। तो जितनी ऊर्जा को ग्रहण करेगा वो 1 क्वांटम होगा, एनर्जी चेंज जो होगा वो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो E1 से E2 में आ गया, एनर्जी कम है E2 की ज़्यादा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हुआ, फिगर 1 में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ absorbed energy delta E equal E2 minus E1 equal H nu equal 1 क्वांटम। एक क्वांटम एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर से और निम्न कक्षा से ऊंच वाली कक्षा में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से एनर्जी चेंज जो हुआ वो E2 minus E1 हुआ, जो एक क्वांटम होगा। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम एनर्जी लेगा और अपनी कक्षा को बदल देगा। यहाँ देखिए फिगर 2 में रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यदि इसकी ऊर्जा किसके अंदर घटती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके अंदर घटती है तो ये ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा चल जाएगा। और तब क्या हो, अगर मान लीजिए दूसरी कक्षा की एनर्जी E2 है, पहले वाली की E1 है, तो एनर्जी चेंज मतलब जितना एनर्जी घटेगा या जो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं रेडिएटेड एनर्जी डेल्टा ई का मान जो होगा वो E2 minus E1 होगा। इस प्रकार से डेल्टा E equal E2 minus E1 equal H nu equal 1 क्वांटम। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा पहले कक्षा उठता है तो H nu का या 1 क्वांटम के बराबर एनर्जी त्यागेगा। और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो पहली से जितना होता है कि उसकी एनर्जी जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया बाहर से, उस एनर्जी का मान कितना होगा, डेल्टा E equal E2 minus E1 equal H nu इक्वल 1 क्वांटम। इसका हम देखें अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखें आगे। हम लोग वो मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे, और इसमें पांचवा पॉइंट देखना हम लोग को। पांचवा पॉइंट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर permitted in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple
whole number multiple of h by 2 pi. That is, the angular momentum mvr equal nh by 2 pi, where n equal orbit number, h Planck constant, m mass of electron, v velocity of electron, r radius of orbit, diameters of बोर्स मोड ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो 0.5 कहता है सिर्फ वही कक्षाएं मान्य है जिनके लिए कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का मान h by 2 pi का गुणक होता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल nh by 2 pi जिस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होगा वैल्यू, वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ये 5 पॉइंट हो गए इसके। अब इसे कुछ डिमेरिट भी हैं, जितने इसके पॉइंट्स हैं उतने इनके डिमेरिट भी जानेंगे। डिमेरिट क्या कहते हैं, ये मतलब कमी क्या है। तो बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट में कहता है क्या, डिमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। Point 1. This model does not explain the spectrum of the element having more than one electron. कहता है कि उस एटम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से अधिक होती है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, प्लस की व्याख्या, प्लस की व्याख्या करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन 2, 4, 10, 12 हो जाए, तो ऐसे केस में ये बोर एटॉमिक मॉडल जो है स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। इसकी वजह यह है कि इसने सिर्फ सेल ऑर्बिट की बात की, जबकि एटम्स में सब सेल्स और ऑर्बिटल्स भी होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जीमान इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड by Bohr's model of atom. बोर मॉडल ऑफ एटम के द्वारा जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं होती। जीमान प्रभाव कहता है कि यदि हरे स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो और महीन महीन वर्ण रेखाएं मिलती हैं जिनको फाइन स्पेक्ट्रम कहती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वर्ण रेखाएं जो पहले बनी हुई थी की और पतली रेखाओं बदलती है, ये इसकी व्याख्या बोर द्वारा नहीं होती है, क्योंकि बोर ने सबसेल या ऑर्बिटल की बात नहीं की, जबकि एटम में सबसेल्स और ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये जीवानी इफेक्ट हो गया, जिसमें बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रखते हैं तो फाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब और अधिक पतली रेखा मिलती है, तो सबसेल्स या ऑर्बिटल्स को शो करता है, जिसकी जानकारी बोर ने नहीं दिया। Third point, Bohr's model of atom could not explain the effect of electric field on the spectra of atoms, means Stark effect. बोर ने यह भी नहीं बता पाया कि यदि हम स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रम रखते हैं उससे फाइन फील्ड मिलता है, इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम को रखा जाता है तो और फाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं हर जगह, जो बोर्स द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें ही बात होगी इन्होंने ऑर्बिटल सबसेल्स की बात नहीं की। सबसेल्स की बात किए होते तो होता। चौथा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट was not fixed by Bohr. अब कहते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, इसकी व्याख्या बोर ने नहीं की। मतलब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी जानकारी नहीं दी। तो ये भी डिबेट होगी। लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार एंगुलर मोमेंटम
for orbit is not equal to nh/2π। इनके अनुसार कहता है कि एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr का मान nh/2π के बराबर नहीं होगा, या तो इससे बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है इसकी व्याख्या भी बोर द्वारा दी होती है। तो इनके डिमेरिट्स हैं। इस बार से हमने बोर मॉडल ऑफ एटम को देखा। और अब एक बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जब वीडियो आप खोलेंगे तो नीचे में लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच करेंगे तो सब्सक्राइब मेरा हो जाएगा। फिर क्या है, उस पर एक अंगूठा ऊपर दिखाया हुआ लाइक दिखाएगा, उसको टच करेंगे तो हमारा वीडियो लाइक हो जाएगा। और अगर अपने मित्रों को शेयर करना चाहते हैं और लोगों को शेयर करना चाहते हो, शेयर पर टच करेंगे और उनको भेजेंगे व्हाट्सएप या फेसबुक के आधार पर जो आपके नज़दीकी हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है। इस प्रकार से ये हमारा प्रयत्न जो है आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का वो सफल होगा। मतलब हमारी प्राथमिक मिल जाएगी यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।